यही बिहार में 22 सालों तक पंचायत चुनाव नहीं हुआ था। कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। नहीं किया है कुछ, मैं बता देना चाहता हूँ। जो सड़कें बिहार में है, ग्राम पंचायतों के 18 तरह के अधिकार उनको संविधान में चिन्हित थे, वो नहीं मिला अब तक। स्टेट में आप मुखिया की बात करें, एमएलए का ताकत है बिहार में काम करवाने का? जी बिल्कुल, सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। प्रतिनिधियों को भी सशक्त करना होगा, उनको पावर देना होगा, और ये काम, इसका मतलब अभी भी सामंतवादी विचारधारा कायम है, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कोई पिछड़ा अति पिछड़ा दलित के बच्चे अगर निकल जाते थे बिना सर उठाए, तो उसको मार मार के धरले से कूट देता था। 500 रुपए में क्या होगा? नमस्कार, मैं अभय, आप देख रहे हैं व्यूज। वैसे हम आपसे बात करते हैं गांव की, और आज हमारे बीच हैं कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी। और ज्ञान रंजन जी को आप देखते होंगे कभी चैनल पर, बहुत ही मजबूती से कांग्रेस की बात रखते हैं, महागठबंधन की बात रखते हैं। तो आज हमारे साथ है, मौका मिला है तो हम इनसे बात करेंगे कि कांग्रेस ये जो विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, जो दावा किया जा रहा है कि सरकार महागठबंधन के बनेगी, यानी कि कांग्रेस के बनेगी, तो कांग्रेस गांव के विकास के लिए पंचायतों में क्या करना चाहेगी, इनका व्यू जानने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार का राजनीतिक माहौल क्या है और चुनाव में इनकी क्या अपेक्षा है। नमस्कार ज्ञानरंजन जी। नमस्कार। नमस्कार। जैसे मेरा चैनल का नाम है ठोक तंत्र, जो मुझे लगता है कि लोकतंत्र अब बहुत कम है, जो लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए ठोक तंत्र बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तंत्र में थोड़ा बदलाव हुआ है, और आपसे हम बात करना चाह रहे हैं कि इस बार बिहार का राजनीतिक परिदृश्य क्या है। देखिए, आप जो ठोक तंत्र की बात कर रहे हैं, जिस तरह से सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमें ला के जिस दो चौराहे पे छोड़ दिया है, अब यहाँ इसी की बात चलती है। ये इसको दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, ये तो बिल्कुल रोने वाली बात है। लेकिन हाँ, आपका ये जो माध्यम है, हमारा संविधान उसको जगह देती है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम के थ्रू मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, जिस गांव की आप बात कर रहे हैं, शायद आपको पता है कि बिहार में 82% युवा जो बेरोजगार हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ये डेटा मेरा नहीं है, सरकार का डेटा है। 82% युवा जो बेरोजगार गांव से आते हैं। तो आखिर क्यों? आप गांव गांव घूमते होंगे, क्या आपने देखा है कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था अभी कैसी हो गई? क्या आपने देखा है कि दूर दराज में जो शिक्षक पहले आते थे या अभी आ रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिस नीतीश कुमार जी साइकिल और पोशाक बांट रहे हैं, ये भी कांग्रेस की जो यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, उसकी योजना के तहत राइट टू एजुकेशन, जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, कांग्रेस ने लाया था, और उसके फंड से ये सारी चीजें जा रही है। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए और अटेंडेंस बढ़ाने के लिए राइट टू फूड के तहत मिड डे मील योजना लाई गई थी। ये भी कांग्रेस की ही देन थी। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्रों में की बात करती है, ग्रामीण की बात करती है, क्योंकि उनका जो डीएनए है, या हमारे महात्मा गांधी की जो सोच थी ग्राम स्वराज की, उनका ये सपना था कि लाइन में खड़े अंतिम पंक्ति तक हमारी सुविधा पहुंचे। कांग्रेस उसी सोच विचार पे रंजन जी, आप फिर वही अभी जिस तरह की आलोचना आप करते हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ 2005 के पहले की बात करते हैं, कांग्रेस की सारी योजनाएं थी। लेकिन जहां तक पंचायती राज व्यवस्था, जो अभी तक आपने जो ग्राम स्वराज की बात की, जो पंचायतों के माध्यम से गाँवों में स्वराज लाना, तो यही बिहार में 22 सालों तक पंचायत चुनाव नहीं हुआ था। कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि अब जब आने वाला है, जो आप जैसा दावा कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों में क्या बदलाव होगा, इनकी स्वायत्ता क्या मिलेगी? जो आवाज उठ रही है कि ग्राम पंचायतों को चुन लिया गया है लेकिन किसी तरह का अधिकार नहीं दिया गया है। ये देखिए, फिर मैं बोलूंगा, शायद आप मेरी बात को ट्विस्ट कर गए। मैं पहली बार कह रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं, कांग्रेस शुरू से ही गांव की ओर चलती है। आप देखेंगे, जिस विकास योजना की आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया है कुछ, मैं बता देना चाहता हूँ, जो सड़कें बिहार में है, राजीव गांधी ग्रामीण योजना, वो भी मनरेगा के तहत यूपीए सरकार की ही देन है।
जिसपे नीतीश कुमार जी हल्ला करते कि हम गांव-गांव में रोड कनेक्ट कर दिए। ठीक है, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, राजनीतिक बात करूंगा। कहीं भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से दोनों तरफ से कांग्रेस पार्टी गांव में जाती है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह की आप बात करें एम्पावरमेंट की, जिस तरह से सशक्तिकरण की बात करें गाँव की, ये कब होगा ठीक? कैसे होगा? हाँ, कब की बात, हाँ, कैसे होगा इस पे वही मैं बता रहा हूँ, कब होगा ठीक? कैसे? पहले तो हमें यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक करना होगा, पहली बात। हमें ग्रामीण में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो लघु उद्योग थे, ये जो बर्बाद हो गए हैं जीएसटी के आने की वजह से, जिसकी कमर टूट गई है, उन सबको फिर से सुदृढ़ करना होगा, उनको संबल बनाना होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, मेरी बात को नहीं है, जो सामूहिक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो छोटे-छोटे महिलाएं हैं, उनकी जो पैसे उनको खत्म है, उनको आर्थिक संबल बनाना होगा। जब तक ये आर्थिक संबल नहीं मैं बनेंगे, वही बात करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप बॉडी, आप सत्ता आपके हाथ में आएगी। जो ग्राम की सत्ता है, ग्राम पंचायतों की 18 तरह के अधिकार उनको संविधान में चिन्हित है, वो नहीं मिला अब तक। आप सिर्फ यह बता रहे हैं कि आप यह करेंगे, लेकिन किस माध्यम से करेंगे? पंचायतों को कब अधिकार मिलेगा? पंच देखिए, आपको ये भी पता है कि जब त्रिस्तरीय पार्टी की जब मीटिंग हुई थी, जी, उसमें जी। हमने 91 के बाद जो लागू किया था, हमने दिया था। लेकिन ये जो आज बिहार सरकार जो बैठी हुई है, जिन्होंने चुनाव और अपने ढोल पीसते कि हमने पंचायती राज में भी आरक्षण जिन दिया है, आप अगर इसके फाइल को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा, जब 95 और 96 की जब बात हो रही थी, सरकार बदलने की बात थी, तो इसको रोक दिया गया। कौन रोका? ये तो मेरा नहीं, प्रोसीडिंग में नोटेड है, आप पता कीजिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जो अभी हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने रोका था। मैं फिर आपसे एक कहना चाहता हूँ, जिस पावर में जब हम सत्ता में आएंगे, हम मुखिया को भी एम्पावर कर चुके थे पहले, लेकिन आज के डेट में आप मुखिया की बात करें, एमएलए का ताकत है बिहार में काम करवाने का? एमएलए उससे ज्यादा यहाँ तो पावरफुल आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, सरकारी नौकर लोग हैं, आईएएस डीएम है, सचिव है। एमएलए का कोई वैल्यू है? खाली एमएलए जीत के आता है संख्या बढ़ाने के लिए, उससे ज्यादा एनडीए सरकार में एमएलए की कोई वैल्यू नहीं है, खाली वो संख्या है। तो जब तक जिसकी जो वैल्यू से मतलब, हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ। दर्शकों को बताइए, वैल्यू से मतलब क्या? वैल्यू का मतलब ये है कि आप शर्त लगा लीजिए, कोई भी एक विधायक को फोन कर दे, डीएम काम करता है, फोन उठाता है। आप देख लीजिए ना, सीधा सीधा कितनी बार बोला गया है, सदन में बोला गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही लोगों की बात सुनते हैं, वही लोग सरकार चला रहे हैं। कितनी बार आया और लाइव आया, लाइव प्रोसीडिंग में है, तो विधानसभा का प्रोसीडिंग में मैं तो उसी बात को कोट कर रहा हूँ, और ये तो देखने मिलता है। अगर नहीं विश्वास है तो जाइए सत्ता पक्ष वालों विधायकों का इंटरव्यू लीजिए और देखिए, करवा लीजिए काम, तो मान लेंगे किस तरह से उनके विधायक निधि का जो फंड आता है, कैसे आता है, आपको भी पता है कि कैसे जाता है, और फिर एक बार वो पारित होता है। बीच में वो चाहे अपने मन से किसी का काम करवाना, तो नहीं हो सकता। मैं यही कहूंगा कि जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डेमोक्रेसी में, जो हम लोकतंत्र में ने, विधायक का जो काम है वो विधायक को करने दिया जाए, मुखिया का जो काम है उतनी स्वतंत्रता दी जाएगी, और देखिएगा कि बिहार का ये स्वरूप बदलेगा। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है अपने यहाँ, तो जिला का, प्रखंड का और पंचायत का, इसमें सबसे ज्यादा जो शिकायत है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय विधायक की बात करते हैं, विधायक को वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, एक सम्मानजनक भत्ता विधायक। मुखिया को 500 रुपया महीना मिलता है, और सरपंच 2500 रुपया, माफ कीजिएगा, और जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य को 500 या 700 रुपया महीने में मिलता है। आप कहते हैं कि इनको हम काम दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं। तो मैं यह आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप की सरकार आएगी, कि आप सत्ता में थे, तो इनके लिए क्या योजना है? देखिए, बिल्कुल सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। मैं नीति आयोग की बात को कोट करता हूँ। नीति आयोग जब जो परसेंटेज जब डिवाइड करते हैं कि लोकल बॉडी का जो पैसा देते हैं 70% और 30%, 30% उसको जो पहले होता है वो रोक के रखते हैं कि उनका जो काम है, परफॉर्मेंस उस पर वो देंगे, और 70% वो फंड योजनाओं की तरह चलाते हैं। लेकिन क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट उस फंड को किसी न दूसरे तरीके से डाइल्यूट करती है, बांध के रखती है। ये तो हमारा राज्य सरकार का अधिनियम में आता है कि हम जो एक कैबिनेट बुलाए, कैबिनेट में पास करें, कैबिनेट से पास करने का विधानसभा में इसको सत्र में कोई भी एक दिन का सत्र लाए, उसमें एक बिल बनाए और उनको ये बोले कि इनको अगर हमको गली मोहल्ला वार्ड को मजबूत करना है तो हमें चुने हुए प्रतिनिधियों को भी सशक्त करना होगा, उनको पावर देना होगा, और ये काम पे लगे हुए हैं। आपने सुना होगा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2 बार इस बातों को कोट किया है कि जमीनी स्तर पे जमीनी नेताओं को किस तरह से सशक्त बनाया जाए ताकि वो खुले मन से लोगों का कल्याण कर सके। जी बिल्कुल, मैं आप एक वाकया भी मैं बता देना चाहता हूं, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा। विधायक गोह का ही, गोह विधानसभा में गोह
पहले तो सरपंच को जो अधिकार मिला है पगड़ी बांटा गया है और कहा गया है कि जब थानेदार या बीडीओ के कार्यालय में जब सरपंच जाएंगे तो पहले कुर्सी खड़ा होकर थानेदार सरपंच को कुर्सी देगा। आरक्षण पर चुनाव हुआ है, चुनकर ऐसे लोग भी आए हैं जो मतलब आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है। अब एक सरपंच गोह बाजार में जूता सीने का काम करता है। अभी हम लोगों ने उसको हाईलाइटेड भी किया था। अब और दिन भर जूता सीता है और उसके पास न्याय के लिए आता है और थाना में जाने के बाद क्या थानेदार उसको कुर्सी देगा? तो उसकी वो दशा को पहले चेंज करने का क्या प्रयास किया जा रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल जो आप ये कह रहे थे बिल्कुल असंवैधानिक है। अगर कोई नहीं करता है तो एक संवैधानिक पद होता है। अगर कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी पद पे है और उस पद का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को सुन लीजिए। पूरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोला। ये तो उस तरह की बातें हो गई फिर तो अभी तक यानी सामंतवादी हमारे बिहार में है, इसका मतलब ये तो मानसिकता की बात आ गई ना। कैसे लागू? नहीं बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो फिर सामंतवादी बात हो गई ना। ये तो ये नियम है और नियम कोई फॉलो नहीं कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो आर्थिक कमजोर है। इसका मतलब अभी भी सामंतवादी विचारधारा कायम है जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और जब तक ये सामंतवादी विचारधारा नहीं जाएगा, आपको याद होगा किसी दशक में किसी सामंतवादी के घर से कोई पिछड़ा अति पिछड़ा दलित के बच्चे अगर निकल जाते थे बिना सर उठाए तो उसको मार मार के धरले से कूट देता था। और गलती से वो सर उठा लेता था तो उसकी तो क्या हाल होती थी आप जानती है। तो अगर ये जो आप बात कर रहे हैं ये आर्थिक उत्थान की नहीं है, ये मानसिकता है। इस मानसिकता से ही तो लड़ाई कर रहे हैं और इसी मानसिकता के लिए हम लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और उसके तहत योजना बनाने की बात कर रहे हैं। आपको समझिए, आप एक पॉइंट को पकड़ रहे हैं लेकिन इसका रूट है सामंतवादी सोच। क्या मतलब क्या ये हक नहीं हमारा संविधान हमें अधिकार देता है भाई कि हम सरपंच हम चुन के संविधान उसे अधिकार दिया, उसने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत के आया, आरक्षण का लाभ मिला। लेकिन मेरा यह सवाल है कि आप जब ग्राम कचहरी में उसको कहते हैं कि दिन भर समय दो, 500 रुपया महीना दीजिएगा तो उसको कोई काम तो करना पड़ेगा। देखिए, अरे भाई दो चीजें को आप मिला रहे हैं। आर्थिक स्थिति उसकी अलग है, कोई काम करे ना करे ठीक है। रहा बात कि हाँ क्या उसको मासिक भत्ता दिया जाए, ये सवाल होना चाहिए। तो मासिक भत्ता जो सरकार ने तय किया है वो सरकार मिलती है। अगर इस पे नहीं चली जा रही है तो इस पे एक रिक्वेस्ट रेज होना चाहिए। और मैं तो पुरजोर तरीके से इस बात को मानता हूं कि हाँ 500 रुपए में क्या होगा, उसको भी उसी तरह से जो क्रीमी लेयर या जो उनका डेजिग्नेटेड गैजेटेड होता है या जो भी सैलरी स्ट्रक्चर उसको डिफाइन करना चाहिए। और इसके लिए इस सुझाव को मैं अपने पार्टी के अंदर रखूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस पे हमारी पार्टी गंभीरता से लेगी और हम विश्वास दिलाते हैं इस पे पुरजोर तरीके से काम भी होगा। अभी ज्ञान रंजन जिससे हमने सुना तो बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए बातें की कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन्हें वेतन भत्ता और उनको मान सम्मान के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष जरूरी है, मान सम्मान के लिए भी, उनकी आय की जिंदगी चलाने के लिए। और जैसा उन्होंने विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो इस मुद्दे पर अभी से ही विचार करना शुरू कर दी है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार बाकी